अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। मेरे पास या आज इधर ट्यूसडे नाइट है और आप लोगों के पास वेडनेसडे मॉर्निंग स्टार्ट हो रही होगी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। आज बड़े अच्छे स्कॉलरशिप के साथ आई हूँ। ये जो स्कॉलरशिप है ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में मैक्सिमम बच्चे इस स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो जर्मनी है। जर्मनी इस वक्त हाईटेक टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहा है। हाँ, कोविड में थोड़ा सा ये हुआ था कि जर्मनी ने अपने स्कॉलरशिप्स कुछ बैन किए थे, कुछ पोस्टपोन किए थे, डिले किए थे और उससे क्या हुआ था कि वीज़ा प्रोसेस सारा डिले हो गया था। तो अब ये हुआ है कि जैसे कोविड का ख़त्म हुआ है तो उसके बाद उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जर्मनी सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है। दाद स्कॉलरशिप आपने सुना होगा, जिसको बच्चे मजाक से डैड भी बोलते हैं, DAAD। दाद स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स और फॉर PhD स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें यह है कि आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी अगर हम डेडलाइन के बारे में बात करें ना, तो आप जिस यूनिवर्सिटी को जर्मनी के जाके ओपन करोगे उसकी अपनी डेडलाइन वहाँ पर मौजूद होगी, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको पे क्या कर रहे हैं, या आपके बेनिफिट्स आपको क्या कवर करेंगे, तो ये जर्मनी की गवर्नमेंट पे करेगी। जो दाद स्कॉलरशिप है ये जर्मनी की गवर्नमेंट पे करेगी। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि अगर हम मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये हमें 8861 यूरो पर मंथ पे करेंगे और अगर हम PhD में एडमिशन लेते हैं तो 1200 यूरो पर मंथ ही हमें पे करेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी रेंट की सब्सिडी भी आपको पे करेंगे, आपके अदर एक्सपेंसेस भी आपको देंगे। मतलब ये सारा कवर कर रहे हैं, तो ये फुली फंडेड में आ जाता है। इसमें कोई वो गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि ये चीज़ ये कवर नहीं कर रहे, तो ये सारा कवर कर रहे हैं, तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। रिक्वायरमेंट में हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एडमिशन फॉर्म होता है, पहले आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, अपनी CV अटैच करेंगे और रिसेंट अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेटर लेना होगा। और अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पर तो आप वहाँ से भी आपको NOC लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इशू करना होगा, जो आपको सबमिट करवाना होगा। और अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपकी सर्विस को 2 साल हो गए हैं तो दिस इज़ गुड थिंग, क्योंकि ये आपको एक अच्छा एडवांटेज भी देगा इस स्कॉलरशिप के अंदर। और अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो आपको सुपरवाइज़र से कंसेंट भी लेना है। ये तो पहले ही पता है ना कि PhD करने के लिए हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। और कंसेंट लेने के लिए, अच्छा, अगर कंसेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हम मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं और किसी बंदे से हम कह रहे हैं कि हमें एडमिशन दो, तो हमें उसे मोटिवेट करना पड़ता है। तो हमें मोटिवेशनल लेटर लिखना पड़ेगा। एक अच्छा सा खूबसूरत सा लेटर लिखेंगे, उसमें अपने बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अपनी स्टडीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे हम आना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो मतलब एक अच्छा सा लेटर तैयार करेंगे जो उसको मोटिवेट करेगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको दें। हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपने पास किया है, जो आप करना चाह रहे हैं, उसकी भी आपको कॉपी सबमिट करवानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये मेजर हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हम किसी स्पेशल प्रोग्राम में एनरोल हो रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो वो आपको टाइम बाय टाइम बताते रहते हैं, आप उनको फिल करते रहते हैं। अच्छा चलें, हमें ये बताएँ, ये सबमिट करवाएँ। तो वो हर डिपार्टमेंट की अपनी होती हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी कंडीशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहे होते हैं। आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, किसी ना किसी में आपका चांस आ सकता है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मीन्स मेरी तरफ से ये फुली फंडेड है, क्योंकि मैंने जो उसकी कंडीशंस पढ़ी हैं, वो आपका रेंट पे कर रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, आपको पर मंथ दे रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का कवर कर रहे हैं, सारा कुछ तो वो आपका कवर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता कि हम इसमें गुजारा नहीं कर सकते या हम कुछ, सिर्फ अब आपने उनको इम्प्रेस करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट भी आपने खुद करना है, रिसर्च भी आपने खुद करनी है और पढ़ना भी आपने खुद है। तो लिहाजा ये काम जो हम बगैर पैसों के कर सकते हैं वो तो हमें कर लेने चाहिए, और जो पैसों वाला इशू है वो हम उन पे छोड़ देते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज़ गुड आइडिया। और कौन कौन सी कंट्रीज़ अप्लाई कर सकती हैं, तो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप है।
और हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइंस की डेट भी डिफरेंट होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैंने इनकी लिस्ट चेक किया तो पाकिस्तान का नाम हाईलाइटेड है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया एलिजिबल है फॉर स्कॉलरशिप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये स्कॉलरशिप, इसकी एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें चांस आपके एडमिशन के बहुत ज़्यादा होते हैं। ये स्कॉलर जर्मनी बहुत एडमिशन आपको जल्दी दे रहा होता है। तमाम यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट भी 70, 75, 80 प्लस में जा रहा होता है, मतलब ये आपको एडमिशन दे रहे हैं। तो स्कॉलरशिप भी आप इनका अवेल कर रहे होते हो। तो यही बता रही हूँ कि कोविड में जस्ट फॉर अ टाइमिंग इन्होंने अपने एडमिशन्स दिए थे, लेकिन वीज़ा प्रोसेस डिले हो गए थे। तो हुआ ये था कि इनके अब इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लॉट निकालना शुरू कर दिया। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका चांस बन सकता है, आपका मैक्सिमम चांस बन सकता है। और आई पर्सनली सजेस्ट यू, क्योंकि जर्मनी इस वक्त हाईटेक टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप जिस भी फील्ड में जाके इनको सर्च आउट करेंगे, आपको मैक्सिमम इनके स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो दैट स्कॉलरशिप आप अप्लाई करें, जर्मनी के लिए अप्लाई करें और इनकी बेसिक कंडीशंस को आप फुलफ़िल करें, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और एक बात, तुर्की के ज़लज़ले के बाद जो मैं अभी पढ़ रही थी मीडिया के ऊपर के कमिंग उसमें जी पाकिस्तान में भी आने वाला है। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है या जहाँ तक मेरा अपना मैंने स्टडी किया है, अर्थक्वेक पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स ज़रूर आते हैं। अर्थक्वेक अगर आया है तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स ज़रूर आते रहेंगे, क्योंकि ज़मीन हिली होती है तो वो अपनी स्लाइड्स जब चेंज करेगी तो आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि अर्थक्वेक आने वाला है तो ये प्रिडिक्शन थोड़ी सी रॉन्ग है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। हाँ, इसको मतलब आप खुद भी स्टडी करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी ही यूनिवर्सिटी के साथ विज़िट किया था, मरहूम डॉक्टर मतलूब के साथ हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ जितने लोग काम कर रहे थे, फ़ॉरेनर्स काम कर रहे थे, उनसे उन्होंने हमें ये ब्रीफ़ किया था कि अर्थक्वेक को हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अर्थक्वेक का पहले प्रिडिक्शन नहीं है ना, मतलब पहले आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आ रहा है और इधर आ रहा है और इसने इधर आना है। हाँ, कहते हैं जब आता है तो उसकी मैयत चेक कर ली जाती है कि इतने नौयत का आया है। वो मेज़रमेंट हम करते हैं कि फ़ौरन कितने मेज़रमेंट का आया है, कितनी नौयत का आया है। उसके बाद जब वो आता है तो उसके कुछ दिनों तक उसके आफ्टर शॉक्स रहते हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि कल आने वाला है, परसों आने वाला है और इतना होगा, ये इतना होगा, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल राइट नाउ। आप खुद भी इसको स्टडी करके देख सकते हैं, ठीक है? आप साइंस है, लिटरेचर है, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रहें, दुआ करें, नमाज़ पढ़ें अल्लाह ताला से, और उम्मीद है सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।